सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे शुरू किया था। एंड आई थिंक हमने 5 प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी, है ना? सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप पहले वो लेक्चर देख के आइए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। ओके। सो लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दैट इज आई थिंक, हाँ, दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी सो दैट विल मेक टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है। सो आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए 1 मार्क्स में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप या जो 50 वर्ड्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन होता है उसमें भी प्रॉपर्टीज जो हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो यू शुड अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है नहीं? ओके। आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अदर प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है ना? ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दैट कैन बी स्ट्रेट एंड कैन बी कर्व्ड, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अब इनकी जो डायरेक्शन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज शुड बी परपेंडिकुलर। ठीक है ना? ठीक है। ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस ऑफ चार्ज। सरफेस ऑफ चार्ज। अब देखिए कैसे। मान लो ये आपका चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, ठीक है। अब इससे जो लाइंस निकलेंगी वो ऐसे कुछ निकलेंगे। ठीक है। ओके। अब ये सारी की सारी लाइंस जो हैं ये बेसिकली परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ पे टेंजेंट मारो तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है। यहाँ पे टेंजेंट लगाओ, ठीक है ना? हाँ, टेंजेंट थोड़ा गलत हो गया। ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट लगाओ, ये 90 डिग्री है। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज दे आर परपेंडिकुलर इन नेचर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है ना? अब डेंसिटी का दो तरह का मीनिंग यहां से निकल सकता है। अब वो मीनिंग क्या क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है। मान लो एक कोई सरफेस है, उससे ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है। व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 3। और एक ये सरफेस है, यहां से सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर 2। ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां पे ज्यादा। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, more the number of electric field lines directly proportional to the magnitude of electric field intensity। मतलब कहने का बहुत साफ है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा हाई होगी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। एक इसका ये मतलब होता है। दूसरा होता है, एक तो आ गया नंबर डेंसिटी, दूसरी होती है कि पर यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब आप ध्यान से सुनना एक चीज, ठीक है? ओके। मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ओके। अब यहां पे हम एक शेप लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकालनी है। ठीक है ना? अब देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड्स होगी ऑब्वियसली। ठीक है। अब ध्यान दो,
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो स्पेसिंग है और यहां पे जो स्पेसिंग है उसमें काफी डिफरेंस है ना। तो अगर मैं दो पॉइंट्स लूं, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, ये आ गया पॉइंट पी, ये आ गया पॉइंट क्यू। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू को अगर मैं कंपेयर करूं तो कहां पे फील्ड ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाई है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? तीन। अब एक और डायग्राम देखना, यहां पे भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? तीन। मगर अब इन दोनों सरफेसेस का मैं कंपैरिजन करूं तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लुक एट द स्पेसिंग, यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी स्पेसिंग है, ठीक है। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी स्पेसिंग है। इस स्पेसिंग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेसिंग, डेंसिटी जो है, देखो इतने बड़े, ये है कि इतना बड़ा रूम है और तीन लोग हैं, ये छोटा सा रूम है और इसमें भी तीन लोग हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी इसकी जो है इस वाले की ज्यादा हो गई। तो जहां पे डेंसिटी, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्लास टेंथ में आपने इस चीज को पढ़ा होगा। जैसे आप बार मैग्नेट को स्टडी करते हो ना, मैग्नेट से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो पोल्स से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा पोल से निकलती हैं, मतलब कि पोल्स के जो अराउंड डेंसिटी होती है ना वो बहुत हाई होती है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो पोल्स के अराउंड सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो वैल्यू कम होती जाएगी। सेम इज द केस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वैल्यू होती है नियर द सरफेस ऑफ चार्ज वो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वहां से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, और जैसे जैसे वो दूर जाती रहती हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो बढ़ती रहती है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अवे फ्रॉम द चार्ज कम हो जाता है और चार्ज के पास वो ज्यादा हो जाता है। वाई? डेंसिटी के कारण। समझ में आया? इजी है। वेरी गुड। अब ये तो हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी के बारे में चीज है, ठीक है ना। अब एक और चीज है, मान लो मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज है, और ये मेरे पास है नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान सुनना, ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो मैक्सिमम लोग इसको रटते हैं, ठीक है ना, रटना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्शन को ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो आप बोलोगे सर ये लीजिए, बहुत इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बना दी डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी, कहां से कहा? पॉजिटिव से नेगेटिव, वेरी गुड। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी गुड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल रख दूं तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस तरफ लगेगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ध्यान सुनना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रखूं, या आप ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखूं, तो उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पे किस तरफ जो है वो आपकी फोर्स लगेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत इजी है भैया, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहां पे ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दूं, ठीक है, मैं रख दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनी है? चार्ज से बनी है ना, चार्ज से बनी है, ठीक है ना। अब ये है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, ये किसको रिपेल या किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, हमने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहां पे है पॉजिटिव चार्ज और यहां पे है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज से ये दूर जाना चाहेगा और पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाहेगा, मतलब कि ये इस तरफ जाना चाहेगा। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, फोर्स किस पे कहां लग रही है? इस तरफ। तो क्या फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हुई?
कोई ऑपोजिट। इसका मतलब वेन एवर वी पुट अ नेगेटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द दैट चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको चीज को यहां पे बिठा लो, ठीक है ना, रटना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा हुआ है, देखो डायरेक्टली अगर आपको ये चीज याद नहीं हो रही, जस्ट माइंड में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनती है, चार्ज से बनती है। कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज रखूंगा, ठीक है, तो वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं यहाँ पे, देखो पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरफ जो है वो फोर्स। तो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ force experienced by that positive charge is always towards the electric field। बस ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जो है वो एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आप चीज नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज जिसको हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए। अब देखो मैं वो यहां पे नहीं करूंगा, देखो क्यों, क्योंकि हम आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, अब चाहे वो एनसीईआरटी के हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हों, ठीक है, अब वो क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में काफी ज्यादा चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है ना। मगर मैं ये चीज आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे तरह से दिमाग में रखेंगे बिफोर डूइंग दैट क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं एक आपको छोटा सा यहां से कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें काम आने वाला है। तो देखिए जरा जल्दी से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम भी लिख लो अगर लिखना है तो, चार्ज बाय मास रेशो। देखो भाई, ये ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बिकॉज उसकी लैंग्वेज डिकोड नहीं हो पाती, ठीक है ना। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में छुपा है, ठीक है ना, तो मगर ढूंढना इसको मुश्किल है, ठीक है। अब ये चार्ज बाय मास रेशो होता क्या, कुछ भी नहीं होता यार। क्या है, चार्ज क्यू बाय मास रेशो, दोनों का रेशो क्यू बाय एम, ठीक है। क्यू बाय एम रेशो क्या सिग्निफाई करता है, चार्ज बाय मास रेशो का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, और इसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ चुका है, और मुझे लगता है एनसीईआरटी में है भी है इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या सिग्निफिकेंस है, सुनना जरा। चार्ज बाय मास रेशो शोज दैट, क्या शोज कर, क्या शो करता है, शोज दैट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। ओके यार, ये अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, चलो भाई समझाते हैं आपको इलेबोरेट तरीके से, ठीक है। अब देखो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको मैं बड़े ही इलेबोरेट तरीके से समझाऊंगा। अब जो चीज फालतू है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो प्लीज इस चीज का ध्यान देना, ठीक है ना। अब मैं बार बार वही चीजें रिपीट करूं जो तुम्हें पहले से ही पता है, मैं कूलम्स लॉ ही रिपीट करते जाऊं कि दो चार्ज के बीच में इतना मास, सॉरी इतना फोर्स, इतना ये, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होता है, तो वो चीज काम में नहीं आएगी। जो चीज काम की है उसको हम अच्छे से, बिल्कुल प्यार से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके जी, चलो जी। अब ये मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, चलो जी ओके। अच्छा, अब क्या, अब क्या, फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, नेगेटिव से, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। बना दी फील्ड की डायरेक्शन, ओके, ये लो भाई बना दी, चलिए जी, बना दी डायरेक्शन, ओके। अब क्या करें आगे, मान लो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, ठीक है, और एक हीलियम के न्यूक्लियस को। सर ये हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस बेटा होता है ये, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन हो, ठीक है, ओके, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है।
और एक ऐसा चार्ज जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, उसको छोड़ दिया। ओके। अब ये चार्ज बाय मास रेशो क्या है, अब सुनो। मान लो आपके पास ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको मैंने इस फील्ड में छोड़ दिया। दोनों पे कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, सबको पता है लगेगा। किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ये भी सबको पता है, कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कि मतलब कि इनका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे करके छोड़ा, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। ठीक है। अब दोनों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो इसका बड़ा है कि इसका। एक मतलब कि टू ई नेगेटिव या ई नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन का, या वो पार्टिकल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका, किसका ज्यादा बड़ा है चार्ज बाय मास रेशो। तो चार्ज बाय मास रेशो क्या कैसे लिखेंगे देखो। चार्ज अपॉन मास, अब दोनों का मास इक्वल है, ठीक है। अब दोनों का जो मास है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पे आता है चार्ज। इलेक्ट यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि 2e अपॉन मास भी 2m। दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का मास। और पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का मास। अगर मैं ये टू टू कैंसिल कर दूं तो ये E बाय एम, ये भी E बाय एम। इसका मतलब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो सेम होगा, चाहे वो टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो। मगर अब कहानी में आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि अगर मैं इस टू इलेक्ट्रॉन की जगह एक प्रोटॉन छोड़ दूं, हालांकि वो भी डिफ्लेक्ट होगा, मगर वो नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा यहां पे, ठीक है ना। मगर अब मैं पूछूं द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज ग्रेटर फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आप बोलोगे सर चार्ज तो दोनों पे सेम है, तो इसका तो कोई फंडा आएगा नहीं। मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज बाय मास रेशियो अगर डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन उसका ज्यादा होना चाहिए जिसका मास कम है। क्योंकि देखो अपॉन में है ना डिफ्लेक्शन, ये मैं डिफ्लेक्शन को डी से डिनोट कर रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम। तो क्यू के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज घटेगा दूसरी चीज बढ़ेगा। तो अगर मास कम है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मुझे बताओ, अमंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज हैविंग ग्रेटर डिफ्लेक्शन। जिसका मास कम है, मास कम किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ूंगा, तो मुझे जो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन ये है ना, तो अगर ऐसे है मतलब पूरा ऐसे इतना, तो प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन ये होगा। ये तो स्ट्रेट लाइन ही बन गया, ठीक है ना। मतलब कि प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा, बहुत कम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन ऐसे होगा पूरा, और प्रोटॉन का ये आहिस्ता 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 डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना, आराम आराम से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम, और जिसका मास कम उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा। सो चार्ज बाय मास रेशो इज वेरी यूजफुल because its physical significance is that it is used for measuring the amount of deflection in the electric field। आई बात समझ में, क्लियर है? वेरी गुड, मूविंग ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली बहुत बढ़िया तरीके से। अब मैंने आपको भी ये बोला था कि आज मैं आपको रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। छोटा सा टॉपिक है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ओके। इस लेक्चर में हम सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। डायपोल और
वहां पे क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, कितनी आती है, कहाँ आती है, ये वो, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। जहां पे वर्ड रिलेटिव आता है, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, रिश्तेदार कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव्स मीन कंपैरिजन। अब कंपैरिजन एक लोगों का तो होता नहीं है, ठीक है ना, कम से कम वी नीड एटलीस्ट टू पीपल, ठीक है, दो लोगों का कंपैरिजन होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, सिंबलाइज करते हैं ई आर, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पढ़े लिखों के लैंग्वेज में। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ permittivity of any medium to the permittivity of free space, ठीक है। permittivity of any medium with permittivity of free space, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या करता है, कंपैरिजन करता है किसके किसके बीच में, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो ये जो है ना, ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मिनिमम है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कम। ये कैसा वर्ड हुआ, सबसे ज्यादा कम, सबसे कम, ठीक है ना, मिनिमम अमंग ऑल। जितने भी हमारे पास मीडियम्स हैं, चाहे वो वाटर हो, डायमंड हो, माइका हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा कम जो वैल्यू है वो ई नॉट की है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फोर्स आती है वो किस मीडियम के लिए आती है, जब दो चार्ज के बीच में एयर होती है। बात समझ में आ रही है? ओके, फाइन। तो ई एम आपके पास बना ई आर इंटू ई नॉट, ठीक है। अब मान लो मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर का, मान लो ऐसे, मतलब कि अज्यूम करके, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 1.5, ठीक है। अब इसके आगे यूनिट कोई नहीं होगा बिकॉज इट इज अ रेशो, और रेशो जब हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के लेते हैं तो उसमें कोई भी जो है वो यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। तो ई आर है किसका, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना है, 1.5। व्हाट दैट डज, व्हाट डज दिस वैल्यू सिग्निफाई, ये वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रही है हमें, ये वैल्यू हमें बता रही है कि वाटर की जो परमिटिविटी है, वाटर की जो परमिटिविटी है, क्योंकि वाटर एक मीडियम है उसकी परमिटिविटी होगी, वाटर की जो परमिटिविटी है वो 1.5 गुना ज्यादा है किससे, एयर से। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 3.75, ये वैल्यू हमें क्या बताना चाहती है, ये वैल्यू हमें बता रही है कि जो ग्लास की परमिटिविटी है वो 3.75 टाइम्स है किससे, एयर से, ठीक है। तो अगर एयर की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वाटर की, 3.75, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें कंपैरिजन करके बताती है कि किसकी वैल्यू ज्यादा हाई है और किसकी वैल्यू, मतलब कि एयर के मुकाबले किसकी वैल्यू हाई है, ठीक है, क्योंकि एयर से सब ज्यादा ही होंगे। एयर एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा मिनिमम होता है, ठीक है ना, मतलब कि सबसे जो मिनिमम क्वांटिटी है ना वो एप्सिलॉन नॉट की है। उससे ऊपर जितने भी मीडियम्स हैं उनकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा की ही होगी हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए ई आर टेल्स अस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एयर और फ्री स्पेस, ठीक है। ई आर की वैल्यू से आप एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू से, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू से आप क्या पता लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है तो उस वैल्यू का मतलब है कि वो उतने टाइम्स ज्यादा है किससे, एयर से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 1.5 है तो इसका मतलब ये 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे, एयर से। बात समझ में आई? सो दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी फॉर यू, ठीक है। अच्छा एक और चीज,
अगर मैं एयर की जगह, मतलब कि एयर एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना, एयर की जगह कोई और मीडियम यूज करता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है, अगर एयर की जगह मैं कोई और मीडियम यूज करता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो फोर्स बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स मैक्सिमम होती है जब दो चार्ज के बीच में एयर होती है, और जैसे आप मीडियम को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होगी। चेंज होगी मतलब डिक्रीज होगी। एयर में सबसे मैक्सिमम, और बाकी मीडियम में उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से, उनकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी के हिसाब से वो वैल्यूज चेंज करेगी। जितनी ज्यादा परमिटिविटी लेवल ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो उतने टाइम्स जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी भी मीडियम को आप ले आते हैं एयर में, मतलब कि दो चार्ज के बीच में एयर है, अगर आप उस एयर की जगह कोई और मीडियम ले आते हैं, तो जो फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी उतने ही टाइम्स जितने टाइम्स उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। मान लो अगर के टाइम्स उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो न्यू फोर्स जो आएगी वो क्या, किसके बराबर आएगी? एफ अपॉन के बराबर। ठीक है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, relative permittivity tells us about the comparison between the permittivity of any medium with the permittivity of free space. Okay, thank you so much, have a nice day. Next topic होगा dipole, तब तक के लिए thank you.